उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार किया प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना की करेंगे शुभारंभ। देश भर के शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सहयोग करना है योजना का उद्देश्य। पंचकुला में आयोजित हुआ जन संवाद कार्यक्रम। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी मेडिकल कॉलेज सहित अन्य विकास कार्यों की सौगात। और 15 से 30 सितंबर तक निकाली जाएगी अमृत कलश यात्रा। मुख्य सचिव ने कहा, अमृत कलश यात्रा में सभी गांवों व वार्डों से इकट्ठा की जाएगी मिट्टी। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए। विशेष उपलब्धि पुरस्कार समूचे भारत के 75 वर्ष से अधिक आयु के उन कलाकारों को दिया गया जिन्हें अभी तक कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत ताम्रपत्र और अंगवस्त्र के साथ 1 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार एक राष्ट्रीय सम्मान है जो संगीत नाटक प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को साथ साथ शिक्षकों और विद्वानों को दिया जाता है। दिए जाते थे, रसूख कहां तक काम आता था सबको पता है, मैं विवेचन नहीं करना चाहता। पर पिछले गत सालों में पद्म अवार्ड उनको दिए गए जिनको कभी उम्मीद नहीं थी और मिलने के बाद समाज ने कहा सही आदमी को दिया, सही महिला को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य न केवल देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना भी है। पीएम मोदी पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों की सहायता करने पर हमेशा ध्यान देते रहते हैं। 18 पारंपरिक शिल्पकारों और कर्मियों को शामिल करने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं को सर्वसुलभ और गुणवत्ता में सुधार करना है। केंद्र सरकार का इस योजना में 13,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसके तहत बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके जनसेवा के माध्यम से विश्वकर्माओं का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र दिया जाएगा, जिससे उन्हें अपने कौशल में मान्यता मिलेगी। इसके अलावा बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण सहित कौशल उन्नयन और 15,000 रुपए का टूल किट प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। विश्वकर्माओं को 5% की रियायती ब्याज दर पर पहली किस्त में 1 लाख रुपए और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए सहायता राशि बिना किसी गारंटी के दी जाएगी। उधर पीएम विश्वकर्मा योजना के शुरू होने की खबर सुनते ही कैथल जिले के विश्वकर्मा समाज के लोग खुश हैं। यह लोग अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगर और शिल्पकार हैं। कारीगरों और शिल्पकारों ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा समाज के कारीगरों और शिल्पकारों को सम्मान देकर उन्हें लाभ पहुंचाने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना से जहां विश्वकर्मा समाज के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं इस योजना का लाभ उठाकर छोटे स्तर पर अपने हाथ और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को अपने काम को बढ़ाने का भी लाभ मिलेगा। विश्वकर्मा समाज के जो वंशज हैं उनके बारे में अच्छी सोच है। ये लोग 90% जो है ना हमारे काम धंधे पर डिपेंड है। कोई मकान बनाता है, कोई लकड़ी काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कुत्ता काम। तो इन्होंने जो विश्वकर्मा जी के बारे में विश्वकर्मा समाज कल्याण योजना जो शुरू की है, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं और ये अच्छी सोच है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद है जी। और जो बेरोजगार है उसका काम कर ले, अपना काम जमाओ और काम करने के लिए योजना काम मिलेगा सबने। सबके लिए धन्यवाद है जी उनका है। उधार में भी कमी उधार ले आ सके जी।
है, जो भी कमी दिखता है मिस्त्री ने छोटे। हमें बहुत खुशी है कि यहाँ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से लाभ होगा बहुत। 3 लाख का 5% पे ब्याज पे लोन मिलेगा और 15,000 रुपये हमको टूल खरीदने के लिए दिए जाएंगे। हमें बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने ये योजना शुरू की है, तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छा कारोबार कर सकते हैं शुरू। प्रधानमंत्री जो योजना शुरू की है बहुत अच्छी योजना है। ये ना सारी विश्वकर्मा समाज सभा में बहुत यानी कि काम आगे बढ़ेगा, तरक्कियाँ करेंगे। असली जी तो बहुत आभारी है प्रधानमंत्री का। 10,000 रुपये का बहुत बढ़िया सानू लाभ होएगा और जो आने वाला टाइम बच्चे बहुत तरक्की है। पंचकूला में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला को मेडिकल कॉलेज सहित अन्य विकास कार्यों की सौगात दी। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि विकास के छोटे कार्यों पर पिछले 5 वर्षों में 260 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, आयुष का एम्स जैसी राष्ट्रीय स्तरीय परियोजनाओं पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की मांग पर पंचकूला में सेक्टर 32 में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का काम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से करवाने की घोषणा की। पंचकूला में बेसहारा पशुओं के लिए पशुपालन विभाग तथा हरियाणा गौ सेवा आयोग के माध्यम से गौशाला की व्यवस्था की जाएगी। सकेतड़ी के एसटीपी के कार्य को पूरा किया जाएगा। सेक्टर 19 अभयपुर के मिडिल स्कूल को बहुमंजिला बनाकर अपग्रेड किया जाएगा। सीएम ने घग्गर नदी में कार सहित फंसी महिला को बचाने वाले खड़क मंगोली के 15 लड़कों व एक लड़की को 21-21 हजार रुपये नगद तथा एक बहादुरी प्रमाण पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों के साथ जनसंवाद पोर्टल के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार का काम नीति निर्माण करना है, लेकिन उसे लागू करने की जिम्मेवारी अधिकारियों की है। इसलिए अधिकारी सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंच रहा है या नहीं। सरकार का एकमात्र उद्देश्य जनहित के लिए व जनता के सुख के लिए काम करना है। बैठक में बताया गया कि अब तक पोर्टल पर 21,000 शिकायतें और मांगे दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें से 14,543 प्रतिवेदनों को विभिन्न विभागों द्वारा आगामी कार्रवाई हेतु फील्ड अधिकारियों को भेजा जा चुका है। इनमें से 10,763 प्रतिवेदनों पर कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा अभी तक 2,245 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान 15 से 30 सितंबर तक अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके तहत राज्य के सभी गांवों से मिट्टी एकत्र कर खंड, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर ले जाई जाएगी। मुख्य सचिव ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के संबंध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि अमृत कलश यात्रा अभियान के दौरान सभी गांवों, नगर परिषदों एवं नगर निगमों के सभी वार्डों से मिट्टी यात्रा 4 चरणों में शुरू की जाएगी। पहले चरण में सभी गांवों, दूसरे चरण में सभी खंडों, तीसरे चरण में राज्य स्तर तथा चतुर्थ चरण में राष्ट्रीय स्तर पर मिट्टी ले जाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह देश व राज्य की संस्कृति और सम्मान का प्रतीक है, इसलिए एक उत्सव के रूप में ढोलक, नगाड़ों व अन्य वाद्य यंत्रों के साथ यात्रा को चलाया जाएगा और मिट्टी लेते समय गांवों व वार्डों में 5 प्रण की शपथ करवाई जाएगी। प्रदेश के मुख्य सचिव ने चंडीगढ़ में ICJS CCTNS के कार्यान्वयन स्थिति की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मामलों की ट्रैकिंग और प्रभावी निगरानी के लिए ICJS में समय पर डेटा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उन्होंने डेटा सटीक और समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि उपायुक्त कार्यालय इसे सुविधाजनक बनाने के लिए जिला अटॉर्नी को मैन पावर प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की देरी पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुरोधों पर लॉगिन क्रेडेंशियल की सहायता से कार्रवाई में तेजी लाने के महत्व पर भी बल दिया। राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर 16 फरीदाबाद में हिंदी पखवाड़ा और मिलेट्स यानी मोटे अनाज पर आधारित एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया। परिवहन मंत्री ने कॉलेज की छात्राओं द्वारा मिलेट्स एग्जीबिशन में बनाए गए मोटे अनाज के व्यंजनों की तारीफ करते हुए कहा कि मोटे अनाज खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। उन्होंने कहा कि मौसम के अनुसार व्यक्ति को खाना खाना चाहिए ताकि बीमारियों से दूर रहा जा सके।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को हरियाणा की मनोहर सरकार ने साकार करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बेटियां आज सभी क्षेत्रों में आगे निकल रही हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी पखवाड़ा के माध्यम से हमारी मातृभाषा हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है, जिसके चलते 14 सितंबर को हिंदी दिवस सभी जगह मनाया जाता है। रोजगार से जितने बच्चों को जो इसमें है मोटे अनाज में जो बनाते हैं, केक बनाते हैं, पेस्ट्री बताते हैं, मिठाई बनाते हैं, दूसरे आटे मिक्स करके बेचते हैं, इनका हमने बच्चों के लिए लोन की भी सुविधा की है। बच्चों को सेल्फ अपना काम करने और कौशल विकास पे तो साथ साथ उसको लोन दिए थे कि पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, सक्षम बनाना है। और सक्षम बनाने के बाद उसको गुण कहते हैं ना, पढ़ा लिखा है गुना नहीं है। और जब तक गुना व्यक्ति ना हो किस क्षेत्र में, जब तक वो सफल नहीं होता। कौशल विकास में आज 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हम कौशल विकास से मुख्यमंत्री जी वहाँ उस पर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोगों को। नौकरी तो सबको नहीं दे सकते, नौकरी तो फिक्स है हरियाणा में 3 लाख के आसपास, पर लोगों को काम, लोग अपना काम ढूंढें, स्वयं काम, और ज़्यादा से ज़्यादा काम लोगों को कैसे मिले। बच्चों को बेरोजगारी से, बेरोजगारी ये नहीं, पढ़ने के बाद सबको नौकरी, अपना काम अपना धंधा, बेरोजगार को खत्म करना। केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल जिले के गांव जैंदापुर में 9 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि यह सड़क लोह सिंगानी वाया दहलाका सहराला तक करीब 11.5 किलोमीटर लंबी है, जिसकी चौड़ाई 18 फुट है, जिससे नाबार्ड स्कीम के तहत बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क का निर्माण कार्य टेंडर के हिसाब से 9 महीने में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़क का निर्माण कार्य 5 महीनों में पूरा किया जाए। सड़क का निर्माण कार्य होने पर क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी, लोगों के आने जाने के समय की बचत होगी। राज्य मंत्री ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में बरसात के कारण खराब हुई सड़कों का निर्माण कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई सड़क ऐसी नहीं छोड़ी जाएगी जिसकी मुरम्मत नहीं की गई हो। किलोमीटर लंबाई की सड़क है, इसकी चौड़ाई 18 फुट है। ये पिछली बार भी हम लोगों ने बनाई थी, आज से लगभग 5-6 साल पहले, 5 साल पहले। अब दोबारा खराब होने के बाद दोबारा से इसको नए सिरे से बनाने का काम आज शुरू हुआ है। लगभग 9 करोड़ 22 लाख रुपए इस पर खर्च आएंगे। बनाने की जो समय सीमा वो 9 महीने है टेंडर के हिसाब से, लेकिन इसको 4-5 महीने में इसको तेज गति के साथ कंप्लीट कर दिया जाएगा और इससे हजारों लोगों के आवागमन में मैं समझता हूँ उनको फायदा होगा। जो घंटों का सफर है उसकी समय सीमा भी कम होगी और लोगों को इसकी बहुत सुविधा होने वाली। ये लोगों की जरूरत है, जरूरत से जोड़ना चाहिए। ये पिछली बार भी हम लोगों ने इसको चौड़ी भी कराया था 18 फुट की और बनवाया था। अब फिर ये खराब होगी, सड़कें टूटती हैं, बनती हैं, तो फिर खराब हो गई, फिर इसको बनाया जा रहा है। और इस सड़क को नहीं, तमाम लोकसभा क्षेत्र की तमाम सड़कों को हम, बरसात थोड़ी लंबी चल गई है, तमाम सड़कों को हम कारपेटिंग कर रहे हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसके लिए पूरे प्रदेश में सेफ सिटी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज करनाल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि महिला सुरक्षा के लिए चलाई गई 1091 सेवा को डायल 112 से इंटरकनेक्ट किया गया है। अभियान के तहत 30 सितंबर तक डाटा फीडिंग की प्रक्रिया पूरी की जानी है। डीजीपी ने महिलाओं से अपील की कि वह डायल 112 पर फ़ोन करके या वेबसाइट से भी खुद को रजिस्टर कर सकती हैं। अगर वे अपना लोकेशन भी शेयर करती हैं तो ज़रूरत पड़ने पर उन्हें अपना नाम या लोकेशन बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा सिस्टम बन गया, तो उसको हम इफ़ेक्टिवली जो महिलाओं की हमारी हेल्पलाइन है 1091, उसको हमने उससे इंटीग्रेट कर लिया है। और जितने भी हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, महिलाएं जहाँ भी दफ्तरों में काम करती हैं, उनके ऑफिसेज़ के साथ टाई अप करके सभी महिलाओं को हम मोटिवेट परसुएड करेंगे कि वो रजिस्टर कराएं।
चाहे कॉल करके कर लें या कोई लिंक से करें, साइट पे जाके कर लें, तो उससे अगली बार उनको फ़ोन करने की, जो फ़ोन करें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, तो नाम बताने की आवश्यकता नहीं। ट्रिप मॉनिटरिंग का हम कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। अभी इसी महीने में 30 सितंबर का हमने डेडलाइन रखी है कि उसको हमारी अमेंडमेंट करें। जो हमारा 112 का सिस्टम है, एक्स्ट्रा मैन पावर भी लगानी पड़ेगी, तो उसमें क्या, कोई भी महिला देर रात को अगर ट्रैवल करती है तो बता सकती हैं कॉल करके कि मुझे आज इतने बजे निकल के और ये इस जगह जाना है और इस अप्रॉक्सीमेट टाइम पे पहुंचना है। तो 112 उनको बीच में भी और ट्रिप खत्म होने के बाद भी कॉल करके सुनिश्चित करेगा कि वो सुरक्षित वो पहुंच गई। उन्होंने कहा कि ओला, उबर जैसे सर्विस के अलावा बहुत संख्या में प्राइवेट ऑटो भी हैं जिनका हम डेटाबेस तैयार कर रहे हैं और उन्हें निर्देश दिए जाएंगे कि वह अपना मोबाइल व गाड़ी का नंबर सामने की सीट पर लिखे। यात्रा करने वाली महिलाएं उसका फोटो लेकर डायल 112 पर शेयर कर सकती हैं। इससे एक सुरक्षा का माहौल बनेगा। लेकिन ऑटोज अनरेगुलेटेड हैं, तो उनका डेटाबेस हम जितना भी कुछ पहले भी प्रयास हुए हैं उसको फिर से एक बार बनाना, और ताकि हमें हर ऑटो का नंबर, और वो नंबर अंदर होना चाहिए, जिसमें महिला अगर सीट पे बैठी है तो उसके आगे नंबर, ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर, और उसको सिर्फ एक फ़ोटो खींच के 112 पे व्हाट्सएप करनी है। तो वो चीज़ कहीं भी दिक्कत आती है तो तुरंत रियल टाइम में हमारे पास वो शिकायत भी आएगी, और साथ में और डेटाबेस से हमें पता है कि ऑटो किसका है, ओनर कौन है, उसका मोबाइल नंबर कौन है, क्या है, तो वो सब साथ के साथ उनके एक कॉल से ही बहुत सारी बातें हल हो जाती हैं। तो एक सुरक्षा का माहौल बनता है। उत्तरी बिजली निगम के चेयरमैन पी.के. दास ने कहा कि प्रदेश के गुलाबी राशन कार्ड धारक उपभोक्ता 3600 रुपये देकर अपना बिजली कनेक्शन जारी रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि वे उपभोक्ता जो बिजली वितरण निगम का डिफॉल्टर है और जिसका बिल 1 लाख से 3 लाख रुपए का है और उसके पास गुलाबी राशन कार्ड है, तो अंत्योदय योजना के अंतर्गत उसका पिछला बकाया बिल सब माफ कर दिया जाएगा और उपभोक्ता को सिर्फ 3600 रुपये में दोबारा बिजली का कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। तो हमारे अंत्योदय फैमिली है, उनमें से लोगों ने अगर कोई बिजली का बिल कुछ समय के लिए नहीं दे पाए हैं, उनका बकाया इकट्ठा हो गया, उन लोगों को एक राहत हम दे रहे हैं कि वो 3600 रुपये दे दें, बाकी सारा हम माफ कर देंगे। इसी जो अंत्योदय योजना के एक शिविर हमने रखा था पुंडरी में, और क्योंकि मैं कैथल के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो इसलिए मैं ये पुंडरी शिविर में मैंने ज्वाइन किया था। तो आज यहाँ करीब 70 लोग हमारे ये स्कीम का फायदा लिए और उन्होंने 3600 रुपये जमा किया और उनके बाकी पैसे हमने करीब 70 लाख रुपए हमने माफ कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र के लिए, सबसे गरीब मतलब अंत्योदय परिवार के लिए, और जो लोग गांव के लालडोरे के बाहर जाके अपने मकान बना के रह रहे हैं, ये तीनों के लिए एक फायदे की बात है। ये 3 स्कीम थे। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड ज़्यादा है तो वह बिजली विभाग से संपर्क करके अपना लोड बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिजली विभाग बिना किसी पैसे की वसूली किए उसका लोड बढ़ा देंगे। पहला स्कीम है कि जो ट्यूबवेल कनेक्शन ऑलरेडी है, अगर उन लोगों ने जो उनके सैंक्शन लोड से ज़्यादा का मोटर लगा रखा है तो उसको वॉलंटरीली डिस्क्लोजर करेंगे तो कोई बिना जुर्माना के वो उसको डिस्क्लोजर कर सकते हैं। और उसमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ट्रांसफार्मर में अपग्रेडेशन की ज़रूरत होगा तो हम निगम अपने खर्चे में उसको अपग्रेड करेंगे। इसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। दूसरा है कि जो हमारे ढाणी और डेरा में लोग रहते हैं और वो फिरनी से 1 किलोमीटर दूरी के अंदर हैं, उन लोगों को भी हम कनेक्शन देंगे। उसके लिए एप्लीकेशन ले रहे हैं और उन लोगों को 11 KB के नेटवर्क में कनेक्शन दी जाएगी। वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय नारनौल द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबाला कैंट में 2 दिवसीय एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम राष्ट्रीय पोषण अभियान व 9 साल सेवा, सुशासन व जन कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता कार्यक्रम व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के लगभग 60 प्रतिभागियों ने पोषण अभियान पर पोस्टर पेंटिंग व निबंध लेखन प्रतियोगिता, आज़ादी का अमृत महोत्सव विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार ब्यूरो नारनौल के प्रभारी राजेश अरोड़ा ने बताया कि यह प्रदर्शनी विभाग द्वारा सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर लगाई गई है।
इसमें पेंटिंग व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मिक्षा रंगा WUCDPO ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही पोषण माह से संबंधित जानकारी भी दी जा रही है। प्रतियोगिताएं, पोस्टर पेंटिंग, भाषण प्रतियोगिता, एसे राइटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किए गए, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और इसका कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि छात्रों को और लोगों को पोषण अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए। राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य पर सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसकी एक प्रदर्शनी के साथ साथ अन्य कार्यक्रम भी करवाया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जिससे लोगों को सरकार की स्कीमों के बारे में, योजनाओं के बारे में पता चल रहा है और एक मोटिवेशन मिल रही है लोगों को और बच्चों को। कॉलेज के प्रोफेसर नायब सिंह और छात्राओं ने बताया कि उन्हें कार्यक्रम में डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया सहित अनेक सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिली है। सरकार द्वारा जो बीमारी से बचाव के लिए उपाय किए गए, चाहे वो योजना है, महिला सशक्तिकरण के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं वो योजनाएं, उनके बारे में अगर बात की जाए तो सारी प्रभावशाली रही हैं, लोगों को बहुत सा फायदा हुआ है। शिक्षा के बारे में हम बात करें तो शिक्षा क्षेत्र में भी हम एक ऐसा पर्यावरण विकसित कर रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में एक विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। पोषण के बारे में बताया गया कि पोषण यानी कि अगर हमें एक लेडी पोषण का मीन्स हमें अगर एक और पोषण अपना पूरे प्रिपेयर करते हैं तो हमारी सोसाइटी अच्छी होगी, जिससे हमारा भारत अच्छा जाएगा। अब पोषण के लिए अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें खुद के अंदर हमारे में खाने से कमजोरी आएगी, कमजोरी से काफ़ी बीमारियाँ आ सकती है लेडी को। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये होता है कि जो पोषण है वो ज़्यादातर लेडीज़ के लिए ज़्यादा करना चाहिए, ताकि सोसाइटी भी अच्छी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेसवे व लाइन पर द्वारका सेक्टर 21 से 25 तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। यशोभूमि में विश्व स्तरीय बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनियों की मेजबानी की जा सकेगी। यह दुनिया का सबसे बड़ी सम्मेलन और प्रदर्शनी सुविधा स्थलों में से एक है। 73,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बने कन्वेंशन सेंटर में 15 कन्वेंशन रूम हैं। इनमें मुख्य सभागार, भव्य बॉल रूम और 11,000 प्रतिनिधियों को रखने की कुल क्षमता वाले 13 बैठक कक्ष शामिल हैं। कन्वेंशन सेंटर में देश का सबसे बड़ा LED मीडिया स्क्रीन है। इसके मुख्य सभागार में करीब 6,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी के रूप में आज 23 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी। साझेदारी पहल के अंतर्गत 42 नए सैनिक स्कूल खोले जा चुके हैं। सरकार ने साझेदारी पहल के अंतर्गत 100 नए स्कूल खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें गैर सरकारी संगठन, निजी स्कूल और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कक्षा 6 से सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 नए सैनिक स्कूल की स्थापना का उद्देश्य विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना है। इन स्कूलों से विद्यार्थियों को सेना के साथ कई नए करियर अवसर भी उपलब्ध होंगे। लोन ऐप्स द्वारा लोगों से फ्रॉड को देखते हुए सरकार ने अब सख्त रुख अपना लिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि इसको लेकर गूगल और एप्पल को भी ज़रूरी सलाह दे दी गई है। इनसे कहा गया है कि वे असुरक्षित एप्लीकेशन या अवैध एप्लीकेशन को जगह ना दें। इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ भी जल्दी ही विचार विमर्श किया जाएगा। Both Google Play Store and the Apple App Store has many apps that are used by Indians and Indian citizens for different applications. And there is certainly one set of apps that we have been tracking, which are loan apps. And just about 6 to 8 months ago, MeitY and the Home Ministry combined took down and blocked about 120 odd loan apps that were illegally operating in India. We have issued an advisory to themselves, to both Google and to Apple, that they must not onboard unsafe apps or illegal apps, because it is our government's objective and mission to keep the internet safe and trusted for all digital Nagriks. And we intend to have earliest a meeting with the RBI to make sure there is a whitelisting
That means there is a norm of only allowing permitted loan apps on these two Play stores. सरकार द्वारा 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना लागू की गई है, जिसको लेकर जिला फतेहाबाद के पर्यावरण प्रेमियों में खुशी है। इस पहल का स्वागत करते हुए लोगों ने कहा कि सरकार द्वारा 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल में परवरिश करने वालों को प्रतिवर्ष 25,000 रुपये की पेंशन देना सरकार का बहुत ही कल्याणकारी कदम है। इससे लोग पेड़ पौधों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे तथा इन पैसों से वृक्षों की मिट्टी, खाद आदि की व्यवस्था भी सुचारू ढंग से हो पाएगी। उन्होंने कहा कि पुराने वृक्षों को बचाने की यह योजना बहुत ही सराहनीय है। पेड़ पौधों के रखरखाव में, पेड़ पौधों की खाद के लिए, पानी के लिए और इनके लिए जो माली वगैरह चाहिए, उसके लिए हमें बहुत इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और ये जो पेड़ पौधे 70 साल पुराने हैं, इनसे हमें जो लाभ मिल रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, जड़ी बूटियाँ मिल रही हैं, तो हम सोचते हैं ये और लंबे टाइम तक लोगों को मिलती रहे और नए पौधे लगते रहे और पर्यावरण बढ़िया सुरक्षित रहे। योजना बहुत अच्छी है जो सरकार ने पहल की है पेड़ों की सुरक्षा और पेड़ों की सेवा के लिए, और इसमें हमें पता लगता है कि हमारे लिए पेड़ों की क्या वैल्यू है। और जो कोरोना काल में जो पेड़ों के लिए हमें इसकी एक वो पता चली थी कि इसकी वैल्यू क्या है, जो कि जो हमें ये हवा वायु देते हैं और इसकी वैल्यू का पता होना ज़रूरी है। और सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है जो तक कि 2500 रुपया इसके रख रखाव के लिए दे रहे हैं। मैं कहता हूँ ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। बहुत ज़्यादा अच्छी योजना है कि एक पेड़ को भी पेंशन मिलेगी। बहुत बढ़िया योजना है। इसका हम जैसे कहते हैं स्वागत करते हैं और तहे दिल से खुशी होती है कि एक पेड़ों को भी पेंशन दी जा रही है। पेड़ों का महत्व तो हमें पहले ही पता चल गया था कोरोना काल में। पेड़ों का क्या महत्व है, ऑक्सीजन की क्या भूमिका हमारे शरीर में, सबको जानकारी है। ग्रेटर नोएडा में चल रहे ईवी इंडिया एक्सपो 2023 के दूसरे दिन कई ईवी कंपनियों ने ऑटोमोबाइल पार्ट्स और गाड़ियों के मॉडल को लॉन्च किया। इस बार के एक्सपो में मेड इन इंडिया की धूम देखने को मिली। दोपहिया वाहनों में अपनी पहचान बनाने वाली कई कंपनियों ने अपने नए इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किए। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कई ईवी कंपनियों ने ऑटोमोबाइल पार्ट्स और गाड़ियों के मॉडल्स को लॉन्च किया। इस बार के एक्सपो में मेड इन इंडिया की धूम भी देखने को मिली। दोपहिया वाहनों में अपनी पहचान बनाने वाली डायनेमो इलेक्ट्रिक ने इस बार अपने 5 वेरिएंट लॉन्च किए। इसमें हाई स्पीड और लो स्पीड दोनों मॉडल्स शामिल रहे। इन नए मॉडल्स के रंग भी काफी आकर्षक दिखे, जिस पर बैठकर लोग फोटो खिंचवाते दिखाई दिए। इन नए मॉडल्स को मार्केट में लाने का मकसद आज के पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है। अभी जैसे हम सब जानते हैं कि फेम 2 सब्सिडी जब से हटी है, सारे ही हाई स्पीड मॉडल जितनी भी कंपनीज कर रहे थे उनके सबके रेट्स दे फ्लडेड, मतलब वो 1 लाख से ऊपर 150 से ऊपर पहुंच गए हैं। ये अपना एक मॉडल हमने पॉकेट फ्रेंडली रेंज में निकाला है जो कि एक शोरूम आपको 82,000 में मिलता है। इसमें एक्स्ट्रा आपका स्टेट RTO का एंड इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन विल बी देयर, बट 82,000 विल बी द एक्स शोरूम कॉस्ट फॉर इट। KKL एक ऐसी कंपनी रही जिसने इस एक्सपो में मेड इन इंडिया को सार्थक किया। कंपनी के मालिक का कहना है कि पहले जो सामान चीन से लाकर मार्केट में सप्लाई किया जाता था, अब उनकी कंपनी उनका खुद निर्माण करती है। तमाम लाइट्स और प्लास्टिक बॉडी वो अपने देश में ही बनाते हैं और अपने सप्लायर्स तक पहुंचाते हैं, जिससे गाड़ी की लागत में गिरावट आती है और प्रोडक्शन में भी तेजी देखने को मिलती है। जैसे कि अभी आप 2 व्हीलर ही कह लो, इसके सारे के सारे पार्ट्स चाइना से आ रहे थे, तो हमने क्या करा, हमने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, सब कुछ यहाँ बना दिया। अब आप हमारे पास आओ, प्लास्टिक पार्ट भी मिलेगा और लाइटें भी मिलेंगी और इसके अंदर का जो भी सामान है हम आपको यहीं पे उपलब्ध कराएंगे। ये जो भी कुछ हो रहा है सीखा सब हमने मोदी जी से ही है, तो उन्होंने ही सिखाया कि मेड इन इंडिया करना है और उसको देखा देखी अब हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये सब कुछ मेड इन इंडिया है। मेक इन इंडिया की धूम इस कदर दिखाई दी कि यहाँ याकुजा कंपनी ने करिश्मा नाम का 4 पहिया ईवी लॉन्च किया, जिसकी लुक देखते ही बनती थी। 1,70,000 की इस 3 सीटर कार में सनरूफ, अलॉय व्हील, फ्रंट कैमरे से लेकर तमाम फीचर्स लगाए गए जो एक आम आदमी की कार खरीदने की उम्मीदों को पूरा कर सकता है।
हमने अभी ये जो ईवी लॉन्च करी है, ईवी कार, इसका नाम है करिश्मा। तो सच में ये करिश्मा है। ये हमने 1,70,000 रुपये में लॉन्च करी है, जो कि अफोर्डेबल प्राइस है, सभी लोग इसको बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। कई वेरिएंट्स की बैटरी रिक्शा और टाटा का पहला कमर्शियल ई व्हीकल्स भी लॉन्च किया गया। वहीं ऑटो लवर्स भी भारी संख्या में इस एक्सपो में पहुंचे और इस एक्सपो में मौजूद तमाम गाड़ियों का दीदार किया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।